हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 30 जुलाई के उत्तराखंड के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। आज की नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की वीडियो आप अभी चैनल पे देखेंगे इस वीडियो के बाद। और आज उत्तराखंड के ऊपर हम बात करेंगे जिम कॉर्बेट के ऊपर, जो कि सर्वाधिक बाघ जनसंख्या वाला नेशनल पार्क है। साथ ही टिम्बरसैंण महादेव यात्रा और उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश में क्या क्या बड़े निर्णय लिए गए हैं, क्यों इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई है और क्या इसके ऊपर नए जो निर्णय हैं वो लिए गए हैं, तो इन सभी पे हम बात करेंगे। उससे पहले इससे पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन की नैनीताल की जो खोज है, जो मेजर वर्क है, जो नैनीताल की डिस्कवरी का श्रेय है वो किसे दिया जाता है, तो अभिलाषा चौधरी, डी सॉ और सोनू सरिता ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये हैं पी बैरन। तो पी बैरन को ये श्रेय दिया जाता है कि 1841 में 1841 में उन्होंने ये शुरू किया था। तो वो एक ब्रिटिश व्यापारी थे, एक चीनी ब्रिटिश व्यापारी थे, चाइनीज़ ब्रिटिश व्यापारी थे वो। तो और नैनीताल की उन्होंने खोज की थी, काफ़ी उन्हें पसंद भी आया था नैनीताल। चलिए आज के करंट अफेयर की बात करते हैं। पहला, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेंट्रल एजुकेशन UBSE ने अपना 10th और 12th का रिजल्ट कल डिक्लेयर कर दिया दोस्तों। और उसके ऊपर एक अलग ऑफिशियल वीडियो हमारे चैनल से हमने डाली थी कि कौन टॉपर है, किस तरीके से ये सारा का सारा जो रिज़ल्ट का प्रोसीजर है वो फॉलो हुआ था। तो दोस्तों, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ पासिंग है, देखिए वो पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा है। 80.26% क्लास 10th में और 76.91% जो है क्लास 12th में ये पास हुए हैं। अगर आप टोटल स्टूडेंट्स की बात करें तो कम से कम 1.4 लाख स्टूडेंट जो थे वो क्लास 10th में थे दोस्तों, और 1.35 लाख स्टूडेंट वो क्लास 12th में थे दोस्तों। तो ये उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने रिजल्ट अपना डिक्लेयर कर दिया है दोस्तों। तो उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, UBSE के बारे में बात करें दोस्तों। तो देखिए 22 सितंबर 2001 को ये बना था। 22 सितंबर 2001 को, अभी जानेंगे इस डेट के बारे में भी। तो उसका टाइप है गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है, रामनगर में इसका हेडक्वार्टर है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी हिंदी है। तो देखिए 9 फरवरी 1996 को क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, अब क्योंकि उस समय यूपी के पार्ट हुआ करते थे, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने क्या किया कि उत्तराखंड तो बना नहीं था, तो उत्तराखंड यूपी का एक क्षेत्र हुआ करता था। तो इस क्षेत्र के लिए रामनगर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस बनाया गया। एक क्षेत्रीय कार्यालय रामनगर में बनाया गया दोस्तों 1996 में। फिर क्या हुआ, 1999 में इस कार्यालय ने, इस क्षेत्रीय कार्यालय ने पहली बार गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लिए परीक्षाएं संचालित की थी। तो देखिए बना कब, 1996 में बना उत्तर प्रदेश का, और 1999 में इसने पहली बार गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में एग्ज़ाम कराए। फिर उत्तराखंड राज्य बन गया और 2001 में कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों हेतु परिषदीय परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालय रामनगर द्वारा ही संचालित की गई थी। तो तब भी क्या हुआ दोस्तों, 2011 में भी परीक्षाएं वहीं से हुई। और फिर 22 सितंबर 2001 को, 22 सितंबर 2001 को दोस्तों उत्तरांचल राज्य गठन के बाद इसका नाम, यानी कि इसको उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद बना दिया गया। तो उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद बनाया गया, जिसने 2002 में पहली बार परीक्षाएं आयोजित की। तो 2002 में पहली बार परीक्षाएं आयोजित की गई थी दोस्तों। देखिए याद रखना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ही ये बना होगा। तो ये बना 2001 में। अच्छा 2001 में कब बना, 22 सितंबर को। अच्छा 22 सितंबर कैसे याद रखेंगे आप, देखिए क्योंकि परीक्षाएं तो हो गई थी, वो यूपी ने करा दी थी। तो परीक्षाएं खत्म होने के बाद रिजल्ट आ गया होगा, तो उसके बाद ही तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ होगा। तो ऑब्वियसली ये जुलाई के बाद की बात है। तो अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये सितंबर में इसकी स्थापना हुई, 22 सितंबर 2001 को, और 2002 में इसने पहली बार परीक्षाएं कराई। चलिए 22 अप्रैल 2006 को बात की जाए तो उत्तरांचल विधानसभा द्वारा उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 पारित हुआ, और इसी के अंदर बना था दोस्तों उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा परिषद। और फिर 11 दिसंबर 2008, याद रखना है 11 दिसंबर 2008 को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद बन गया ये।
उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद कुछ है नहीं खास, इसी का नाम जो है उत्तरांचल से उत्तराखंड किया। चलिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों, हमेशा हर महीने करंट अफेयर में रहता है। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा नंबर है टाइगर्स के भारत के अंदर 231 टू 31। तो 2967 बाघों में से 231 जो बाघ हैं वो कहाँ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर है दोस्तों। तो आपको पता है कि दुनिया का 70% जो बाघ हैं वो कहाँ हैं, भारत के अंदर है दोस्तों। तो उसमें से 231 जो हैं वो हमारे उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर हैं। और ये रिपोर्ट किसने दी, यूनियन फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने दी है। चलिए, कॉर्बेट टाइगर की बात की जाए दोस्तों तो 2006 में थे 137, 2010 में हुए 174, 2015 में हुए 215 कब हो गए, 2014 के अंदर। तो हमने सोचा था कि 250 इस बार पहुंचेगा, लेकिन 231 या हुआ है। चलिए, सेकंड नंबर पे कौन है फिर, वो है नागरहोल और बांदीपुर। अच्छा, ये इस बार के क्वेश्चन बन सकते हैं। नागरहोल और बांदीपुर दोनों कहाँ हैं, कर्नाटका के अंदर हैं। कैगा भी है कर्नाटक में। फिलहाल आपको याद रखना है नागरहोल और बांदीपुर जो है ये दोनों कहाँ हैं, कर्नाटक के अंदर है। बांधवगढ़ है और काजीरंगा है। देखिए, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर है और काजीरंगा है आपका आसाम में। इन दोनों में 104 बाघ हैं। ये थर्ड नंबर पे आते हैं। तो नंबर 1 पे आ गया जिम कॉर्बेट, नंबर 2 पे आ गया नागरहोल और बांदीपुर, नंबर 3 पे आ गए बांधवगढ़ और काजीरंगा। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, काजीरंगा आसाम। काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। नागरहोल और बांदीपुर कर्नाटक के अंदर है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कह के चलेंगे कि उत्तर पाठशाला के करंट अफेयर से पूछा गया। चलिए, अमंग स्टेट्स मध्य प्रदेश टॉप द टाइगर एस्टिमेशन। तो सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश के अंदर। कितने हैं, 526 हैं। और ये इससे पहले कितने थे, 308 थे। इससे पहले कब, अभी बताएंगे आपको। गोइंग पास्ट कर्नाटका, उसके बाद है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की रैंक कौन सी है दोस्तों, थर्ड नंबर पे है। और हमारे पास टोटल कितने हैं, 442 हैं। और इससे पहले हुआ करते थे 340। तो नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश 526, पहले थे 308। अब उसके बाद आया कर्नाटका 524। अच्छा, 2 ही बाघ कम है, 406 यहाँ पहले हुआ करते थे। उत्तराखंड में है 442 और 340 यहाँ पहले हुआ करते थे। चलिए देख लीजिए, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन कब होता है दोस्तों, हर 4 साल में होता है। लेटेस्ट कब का है, लेकिन 2018 का है। दिस टाइम कॉर्बेट इज द ओनली रिजर्व विद मोर देन 200 टाइगर्स। अच्छा, ये जो अभी हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, ये कैलकुलेशन भी 2018 का ही है दोस्तों। रिपोर्ट बनने में, पूरी काउंटिंग होने में टाइम लगता है। तो ये एस्टिमेशन कब स्टार्ट हुआ, 2018। तो दिस टाइम कॉर्बेट इज द ओनली रिजर्व विद मोर देन 200 टाइगर। तो 2018 के टाइम पे क्या था, 200 टाइगर्स वाला केवल एक ही टाइगर रिजर्व हुआ करता था। कौन, जिम कॉर्बेट। चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए, द काउंट इन दुधवा टाइगर रिजर्व है ऑल्सो गोन अप। तो दुधवा के अंदर भी क्या हुआ है दोस्तों, दुधवा के अंदर भी नंबर बड़े हैं। कितने हो गए हैं, 58 से लेकर के 82 हो गए। अच्छा, दुधवा है कहाँ, दुधवा है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर। बहुत बढ़िया। पीलीभीत देखिए, ये भी यूपी के अंदर है, यहाँ भी पॉपुलेशन बड़ी है। अगर बात की जाए सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यूपी के अंदर है। यहाँ 0 टाइगर थे, यहाँ 1 टाइगर हो गया है दोस्तों। बहुत बढ़िया। चलिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें, काफ़ी टाइम से की भी नहीं थी। तो ये 1936 में बना था और इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। तो ये एंडेंजर्ड जो बंगाल टाइगर था उसकी रक्षा के लिए बनाया गया था। नैनीताल के अंदर है, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है दोस्तों। और बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया था। तो इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों हम। तो देखिए, हुआ क्या था, 19वीं सेंचुरी के अंदर मेजर रैमसे जो थे ब्रिटिश ऑफिसर, उन्होंने क्या किया कि इसको एक रिजर्व घोषित किया जाए, इसके ऊपर काम करना शुरू किया। पहला स्टेप जो लिया गया था वो लिया गया था 1868 में। तब क्या किया गया था, जो ब्रिटिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, ब्रिटिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था, उसने क्या किया, इस ज़मीन को ले लिया और यहाँ क्या कर दिया, किसी भी तरीके की खेती को और चराने को बंद कर दिया। चलिए, फिर होता है 1879 में इसको क्या किया गया, एक रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया। अब रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया
तो इस तरीके से इसमें क्या हुआ, ये रिजर्व कैटेगरी में आना स्टार्ट हो गया। तो E.R. स्टेवान्स हैं, E.A. स्मिथ हैं, इन लोगों ने क्या किया, एक नेशनल पार्क बनाने के ऊपर बात की, इस एरिया को नेशनल पार्क बनाया जाए। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया और उसके बाद क्या किया गया, बात किया गया कि 1907 के करीब इसको एक गेम रिजर्व बना दिया जाए। उसके बाद 1930 में इसका कुछ जो एरिया है वो डिमार्केशन स्टार्ट किया गया और उसके साथ ही क्या कर दिया गया, हेली नेशनल पार्क बना दिया गया दोस्तों। हेली नेशनल पार्क बना दिया गया, कितना, 323.75 किलोमीटर स्क्वायर का, कब, 1936 के अंदर। तो 1930 में क्या किया गया, डिमार्केशन शुरू किया गया, भैया मार्क लगाने शुरू किए, यहाँ बनाना है, इतना बनाना है, और 1936 में ये बन गया हेली नेशनल पार्क। तो भैया हेली जी का पूरा नाम था सर मैलकॉम हेली, सर मैलकॉम हेली। तो कौन थे, गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस थे। यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब यूपी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो यूनाइटेड प्रोविंसेस के गवर्नर थे। इस तरीके से क्या बना, एशिया का पहला नेशनल पार्क बन गया। उसके बाद क्या हुआ, हंटिंग अलाउड नहीं थी, केवल और केवल डोमेस्टिक पर्पज से लकड़ी काटी जा सकती थी। तो इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ रूल्स बने, प्रोहिबिशन किया गया, हत्याएं करना मना कर दिया गया जानवरों की। और उसके बाद 1954-55 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा यहाँ की मेजर रिवर है। लेकिन फिर 1954-55 एक ही साल रहा, 55-56 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। और ये नाम किसकी वजह से था, ऑथर हैं, नेचुरलिस्ट हैं, जिम कॉर्बेट की वजह से कर दिया गया। चलिए 1974 के अंदर ये पहला ऐसा पार्क था जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर रखा गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर रखा जाने वाला पहला पार्क है 1974। चलिए राज्य में जल्द ही अमरनाथ की तर्ज पर नीति घाटी में तिब्बरसैन महादेव की यात्रा शुरू हो सकती है। तिब्बरसैन महादेव की यात्रा भी अमरनाथ की तरह ही स्टार्ट हो सकती है दोस्तों। तो नीति जो घाटी है, नीति वैली जो है, वहाँ क्या हो सकता है, अब तिब्बरसैन महादेव की यात्रा भी शुरू होगी। तिब्बरसैन महादेव में भी क्या होता है दोस्तों, जैसे अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है, उसी तरीके से तिब्बरसैन महादेव में भी बर्फ का शिवलिंग बनता है। तो केंद्र से मंजूरी मांगी गई है, मंजूरी मिलती है तो एक पर्यटन के ऊपर बड़ा उछाल यहाँ से भी देखने को मिलेगा। चलिए प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए ध्यान से सुनिएगा, उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। कुछ बड़े फैसले देखें तो कुलपति की जो आयु है वो 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। तो कुलपतियों की जो अब आयु है वो कितनी होगी, मैक्सिमम एज होगी 70 ईयर। अब अगर आप एक विश्वविद्यालय से संबंधित कोई कॉलेज है तो वो किसी दूसरे विश्वविद्यालय से कोई कोर्स अगर लेना चाहे तो उसको थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ हो सकती हैं। और साथ ही उस कॉलेज को भवन, भूमि और अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए फिर अलग से व्यवस्था करनी होगी। मतलब अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से अपना कोई कोर्स लेते हैं तो उसके लिए आपको अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। चलिए राज्य विश्वविद्यालयों के लिए प्रस्तावित अम्ब्रेला एक्ट को 12 फरवरी को मंत्रिमंडल उपसमिति गठित की गई थी। तो हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में गठित उपसमिति की ओर से प्रस्तावित एक्ट के मसौदे में संशोधन की सिफारिश की गई। तो इन संशोधनों को देखा, अध्यादेश पर मुहर जो है वो लग गई है। तो अब कुलपति का जो चयन है उसकी सर्च कमेटी के सदस्य 5 हो गए हैं, पहले हुआ करते थे 3। चलिए कुल सचिव की नियुक्ति 50% होगी पदोन्नति पर और 50% होगी राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से। बहुत बढ़िया। और 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। मान लीजिए कहीं कुलपति का पद रिक्त हो जाता है तो क्या होगा, उस विश्वविद्यालय के जो वरिष्ठ प्रोफेसर होंगे वो बन जाएंगे, कुलपति का कार्यभार उनको मिल जाएगा। और अशासकीय महाविद्यालयों का प्रबंध तंत्र अस्तित्व में ना होने की स्थिति में क्या होगा, राज्य सरकार प्राधिकृत नियंत्रक स्वयं नियुक्त कर लेगी बिना नोटिस दिए। चलिए अब बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में भी संशोधन है दोस्तों। देखिए उत्तराखंड निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियमावली 2011 में क्या संशोधन है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, वो किसी भी बच्चे के निवास से 1 किलोमीटर की पैदल दूरी और न्यूनतम जो 200 की जनसंख्या वाली बस्ती हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 25 बच्चे, शहरी क्षेत्रों में 40 बच्चों पर ये स्थापित किए जाएंगे। और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी देखिए न्यूनतम 400 की आबादी, 40 की छात्र संख्या का
प्रावधान है। अच्छा, उक्त मानकों को पूरा नहीं करने वाले विद्यालयों में क्या होगा, पुनरुत्थान जो है वो सरकार कर सकती है। तो ये थे दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। इस नंबर से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां आपको सभी पीडीएफ बुक्स अवेलेबल होंगी। यूट्यूब पे आप अभी हमें सब्सक्राइब करेंगे। इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ना तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए। और दोस्तों, वीडियो समाप्त हो चुकी है, पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।